आज हम अध्ययन करेंगे माता जनन तंत्र के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। माता जनन तंत्र में जो अंग पाए जाते हैं, हम पहले ही सबसे पहले भाग में यह पढ़ चुके हैं। प्राथमिक व द्वितीयक जननांग में हमने इनको विभाजित किया था। प्राथमिक जननांग में हमने कहा था एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी उपस्थित होती हैं, जो कि उदरीय गुहा में ही पाई जाती हैं, जबकि इसके तुलना में हमने नर में पढ़ा कि जो प्राथमिक जननांग है वो अतिरिक्त उदरीय गुफा में पाए जाते हैं, गुहा में पाए जाते हैं, और उस अतिरिक्त उदरीय गुहा को हम कहेंगे स्क्रॉटल सैक। लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता। प्राथमिक जननांग वे भी उदरीय गुहा में ही पाए जाते हैं और कुछ द्वितीयक जननांग भी वहां पर पाए जाते हैं। तो प्राथमिक जननांग के बारे में हमने कहा था एक जोड़ी अंडाशय, और द्वितीयक जननांग के बारे में हमने कहा था उसमें फैलोपियन नलिकाएं, यूट्रस, वेजाइना, बाथुलिन ग्रंथियां इत्यादि आती हैं। तो प्रमुख संरचनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो ये एक चित्र है जो दर्शाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रमुख भाग है, मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग है अंडाशय एक जोड़ी, इसके अतिरिक्त ये फैलोपियन नलिकाएं यहां से लेकर के यहां तक, और ये यूट्रस यहां से लेकर यहां तक, और तथा ये वेजाइना। अब इन संरचनाओं को देखें तो ये सभी संरचनाएं हमारी देह भित्ति के साथ में जुड़ी रहती है। यानी हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी पृष्ठ भाग की भीतरी दीवार के साथ में यह जुड़ी रहती है। यानी ये एब्डोमिनल कैविटी की जो अंदर की ओर की जो दीवार होगी उसके साथ ये जुड़े रहेंगे। किसके साथ जुड़े रहेंगे? ये सभी संरचनाएं एक बड़ी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की एक परत के साथ जुड़ी रहेंगे, जिसे हम कहेंगे ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब तथा बाकी सभी अंगों को देह गुहा की दीवार के भीतरी दीवार के साथ में जोड़े रखता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो प्रत्येक ओवरी अंडाशय भी यूट्रस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यह यूट्रस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है एक संरचना के साथ, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। अब ध्यान रहे, यहाँ पर जो लिगामेंट हैं वो किसी बोन से बोन को नहीं जोड़ते हैं। ये लिगामेंट जो है वो संयोजी ऊतक की उन संरचनाओं के लिए शब्द प्रयोग में लाया गया है जो कि कुछ अंदरूनी अंगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये ओवरी है और यह यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब। सभी अंग देह भित्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। किसके साथ? ब्रॉड लिगामेंट। ओवरी और यूट्रस के बीच में कनेक्शन क्या है? ओवेरियन लिगामेंट। लेकिन ध्यान रहे, फैलोपियन नलिका सीधे सीधे अंडाशय के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। मान ले ये अंडाशय है तो ये फैलोपियन नलिका है, यानी ये सीधे इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। फैलोपियन नलिका एक जोड़ी होती है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। फैलोपियन नलिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये आगे का प्रथम भाग जो कि एक फनल के आकार का है, कीप के आकार का, जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, या इसे हम कहेंगे कीपक। इसके बाद थोड़ा चौड़ा सा भाग जो है वो आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला जैसे हमने नर जनन तंत्र में भी पढ़ा, एम्पुला किसी ट्यूब में थोड़े अधिक चौड़े भाग को कहा जाता है। जैसे हमने कहा था वास डिफरेंस का जो चौड़ा भाग सेमिनल वेसिकल से मिलने से पहले बनता है, उसे हम कहते हैं एम्पुला। उसके बाद एक पतला लंबा जो है ट्यूब है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इस्थमस। और इस्थमस का इतना थोड़ा सा पार्ट जो कि यूट्रस में धसा हुआ है, इसे हम कहेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ इस्थमस। यानी इस्थमस का वह भाग जो यूट्रस के अंदर धसा हुआ है, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल, जिसे हम अंतराली भाग भी कह सकते हैं। अब ये फैलोपियन नलिका में ये वाला भाग जो है, जिसे हमने कहा कीपक,
कीपक की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि यह एक कीप के आकार का है और उसके चारों ओर जो है अंगुली समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसका एक डायग्राम हमने यहाँ पर दर्शा रखा है। ये है इनफंडिबुलम यानी कीपक है और कीपक के आगे चारों तरफ झालर किसकी है, अंगुली समान प्रवर्ग है, जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिए। क्या कहेगा? फिम्ब्रिए कहा जाएगा। फिम्ब्रिए, और साथ में ध्यान रखें यहाँ पर बीच में एक छिद्र है, इस छिद्र को कहा जा रहा है उदर ओस्टियम या एब्डोमिनल ओस्टियम। तो यहाँ ध्यान रखें कि मान लें ये कीपक है, तो कीपक के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छिद्र होगा जिसे कहा जाएगा एब्डोमिनल ओस्टियम। जब ओवरी से अंडोत्सर्ग होगा तो इन फिम्ब्रिए की सहायता से ही इस अंडे को यहाँ से उठा लिया जाएगा और वो फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि मनुष्य का अंडा जो है वह कहाँ पे डाला जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो सीधे सीधे कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में नहीं गया, उससे पहले कहाँ गया, उससे पहले एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच गया। इसीलिए मनुष्य के अंडे को एब्डोमिनल या हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल एग भी कहा जाता है, या हम इसे कहेंगे कि यह इंटरस्टिशियम में पहले जो है वो आता है, उसके बाद उसको फिम्ब्रिए कहाँ ले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ले जाते हैं। इसके बाद यदि हम यहां से देखें तो ये चौड़ा भाग जिसको हमने दर्शा रखा है इसे कहेंगे एम्पुला। एम्पुला भाग को यदि हम अध्ययन करें तो यहाँ पे मैंने स्टार बना रखा है। स्टार का अर्थ यह है कि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया का संपादन होता है और वह प्रक्रिया है निषेचन की प्रक्रिया। यानी निषेचन यदि आपसे पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में उपस्थित, वैसे तो फैलोपियन ट्यूब में ही होगा लेकिन कौन से भाग में, एम्पुला में। तो पूर्व में एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया था एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, वो भी कुछ हद तक सही था, लेकिन अभी जो करेक्शन है उसके अनुसार ये कहा गया है कि एम्पुला में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, यानी यहां पर होगी। इसके बाद ये पतला जो भाग है जिसे कहेंगे ट्यूब नुमा भाग, जिसे कहेंगे इस्थमस, इस्थमस आकर के यूट्रस के मुख्य भाग में आकर के खुलता है। इस मुख्य भाग को यदि हम कहें तो यह मुख्य भाग जो है वो लगभग 2/3 होता है, 2/3 भाग होता है। इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ यूट्रस, या इसे हम गर्भाशय की काय भी कह सकते हैं। बॉडी ऑफ यूट्रस 2/3 और सर्विक्स कितना है, 1/3 भाग जो है वो है सर्विक्स। यानी सर्विक्स यानी ग्रीवा जो है, ग्रीवा भी किसका भाग है, यूट्रस यानी गर्भाशय का ही भाग है। तो गर्भाशय यहां से लेकर के यहां तक है। गर्भाशय के सबसे ऊपरी उभरे हुए भाग को कहा जाता है फंडस, और अक्सर फंडस ही वो स्थान है जहां पर भ्रूण का विकास होते हुए यहाँ पर इसका रोपण होता है। यानी अधिकतम केस में प्लेसेंटा कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, यहीं से जो है वो भ्रूण जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ, यूट्रस के साथ में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा यूट्रस है, यदि हम इसको देखें तो यह इनवर्टेड पियर शेप है, यानी नाशपाती के आकार का है। नाशपाती को अगर हम उल्टा करके रख दें तो इस प्रकार से नाशपाती के आकार का रहता है, तो इसे हम कहेंगे इनवर्टेड पियर शेप, यानी नाशपाती के आकार जैसी आकृति वाला ये होता है। और यह एक मसल्स का बना हुआ बैग होता है, जिसकी दीवार की संरचना के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ये जो यूट्रस है, यूट्रस का जो 2/3 भाग ऊपर वाला है इसे हम कहेंगे गर्भाशय। यूट्रस, गर्भाशय, या काय, गर्भाशय की काय या बॉडी ऑफ यूट्रस इसको कहेंगे। तो 2/3 भाग तो बॉडी ऑफ यूट्रस है और 1/3 भाग जो है वो गर्दन है, यानी 1/3 भाग क्या है, ग्रीवा है। तो ग्रीवा अगर हम बात करें तो यह एक नलिका के समान है और इस नलिका को कहा जाता है सर्विकल कैनाल। इसके कहा जाता है सर्विकल कैनाल। यह 2 संकरे रास्तों से एक तरफ खुलती है कहां पर, यूट्रस में, दूसरी तरफ कहां खुलेगी, योनि यानी वेजाइना में। तो जिस
छिद्र से यह गर्भाशय की ओर खुलती है उसे हम कहेंगे इंटरनल ओएस। तो ओएस जो है, यह शब्द जो है एनाटॉमी में एक छिद्र के लिए उपयोग में आता है। तो भीतर की ओर, अंदर की ओर इंटरनल ओएस, बाहर की ओर एक्सटर्नल ओएस, और जो इसके बीच में यह कैनाल यानी नाल बच गई, इसे सर्विकल कैनाल या सर्विकल नाल इसे कहा जाता है। सर्विकल नाल में एक विशेषता होती है, यहाँ पर ढेर सारी म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, और यह म्यूकस ग्रंथियां विशेष महत्व की होती हैं क्योंकि जब गर्भाशय में गर्भ पल रहा होगा, जब यहाँ पे भ्रूण विकसित हो रहा होगा, उस समय यह म्यूकस ग्रंथियां ढेर सारा गाढ़ा म्यूकस जो है वो सिक्रीट करती हैं और इस स्थान को म्यूकस प्लग द्वारा बंद कर देती हैं। तो यह एक प्रकार से एक सुरक्षात्मक दृष्टि से बाहर से किसी भी वस्तु को अंदर या बाहर की ओर आने नहीं देती। तो यहाँ पर सर्विकल ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स क्या बनाएंगी, सर्विकल प्लग या जिसे हम कहेंगे म्यूकस प्लग का निर्माण करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बाहर की ओर जो खुलता है यह एक ट्यूब नुमा संरचना है और इसे हम कहेंगे वेजाइना यानी योनि। वेजाइना जो है, इसके बारे में विशेष बात क्या है, यह है नॉन ग्लैंडुलर, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई ग्रंथियां उपस्थित नहीं होंगी। इसमें फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन होता है और इसमें जो एपिथेलियम अंदर से होता है वह एपिथेलियम ठीक वैसा ही होता है जैसा एनल कैनाल तथा जैसा बक्कल कैविटी में पाया जाता है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर होगा स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम यहाँ पर उपस्थित होगा, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, जो कि हमारी बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में तथा एनल कैनाल में भी पाया जाता है। तो वेजाइना यानी योनि और सर्विक्स दोनों को यदि इकट्ठा मिलाया जाए, दोनों को मिलाकर के कहा जाता है बर्थ कैनाल यानी जन्म नाल, क्योंकि यहाँ पर जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण यहाँ से इसका जन्म इसी रास्ते से होता है। उस समय सर्विक्स और वेजाइना दोनों की चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास तक बढ़ जाती है। तो इन दोनों को इकट्ठा कहा गया है बर्थ कैनाल यानी जन्म नाल। किस किस को कहा गया है, सर्विक्स और वेजाइना को। ध्यान रहे सर्विक्स अलग से कोई भाग नहीं बल्कि यह यूट्रस का ही भाग होता है। इसके बाद हम यहाँ पर ये हमने चर्चा की। इसके बाद यहाँ पर यदि हमने देखें तो अंडाशय की बात करें, अंडाशय एक ओर से जुड़ा हुआ है यूट्रस के साथ और यहाँ पर पीछे की ओर से यह जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, ब्रॉड लिगामेंट के साथ में। तो ऐसे सामने से तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन यदि हम इसकी इस प्रकार की एक काट का अध्ययन करें, इस प्रकार से काट लें, तो उसको हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। मान लें ये हमने इस प्रकार से काट का अध्ययन किया और ये ब्रॉड लिगामेंट है और ये ओवरी है। तो ब्रॉड लिगामेंट का एक फोल्ड आगे की ओर उभार ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर रहता है और इस उभार से ही ओवरी अटैच्ड होती है। इस उभार को कहते हैं मीजोवेरियम। क्या कहा जाता है इसको, मीजोवेरियम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ओवरी जो है देह गुहा की दीवार के साथ में किस संरचना से जुड़ी होती है, तो वो है मीजोवेरियम और वही इसको ब्रॉड लिगामेंट के साथ में जोड़ता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे। ये फिलिपिन ट्यूब के बारे में हमने पढ़ चुका। फिलिपिन ट्यूब के 3 भाग हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला तथा इस्थमस। यह इंट्राम्यूरल भाग भी इस्थमस का ही भाग कहा जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स का अर्थ ये है कि यहाँ पे हम इस सेक्शन को जो है वो अध्ययन करेंगे। यदि हम इतने भाग को देखें तो हमें यूट्रस यानी गर्भाशय की जो दीवार है उसकी संरचना में क्या क्या देखने को मिलता है। तो गर्भाशय की दीवार में 3 परतें पाई जाती हैं बाहर से अंदर की ओर। सबसे बाहरी परत जो है यह संयोजी उत्तक की बनी होती है और इसे कहेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो अक्सर बाहरी आवरण होता है किसी भी भीतरी अंदरूनी अंग का। तो पेरिटोनियम की परत यहाँ बनी होगी। पेरिटोनियम हल्के पतली संयोजी उत्तक की शीट होगी
साथ में इसमें एपिथेलियम भी होगा। कौन सा एपिथेलियम होगा? मेसोथेलियम। मेसोथेलियम यानी जो हम कह सकते हैं कि पेरिटोनियल एपिथेलियम है, वो यहाँ पर उपस्थित होगा। अंदर की ओर आए तो एक मोटी जो है वो मस्कुलरिस, यानी एक मोटी जो है वो पेशीय जो है वो दीवार होगी, और इस पेशीय दीवार जो है वो किसकी बनी होगी? वह चिकनी पेशियों की, यानी चिकनी पेशियों का अगर हम कहेंगे तो इसे हम कह सकते हैं स्मूथ मसल्स की बनी होती है। क्या ये स्मूथ मसल्स हमारे नियंत्रण में होती हैं? नहीं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो बीच में पेरिटोनियम सबसे बाहर है, उसके भीतर क्या है? मस्कुलरिस, यानी एक पेशीय दीवार है जो कि चिकनी पेशियों की बनी है। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, यानी हम अपनी मर्जी से इनका संकुचन नहीं करवा सकते। इनका संकुचन कब होता है? इनका संकुचन होगा जब जन्म देने की प्रक्रिया होती है, उस समय इनके संकुचन से ही जो पूरी तरह से विकसित भ्रूण को बाहर की ओर धकेला जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बाहर से पेरिटोनियम, उसके बीच में मस्कुलरिस, और सबसे भीतर में एक म्यूकस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जिसे कहेंगे म्यूकोसा। सामान्य भाषा में म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकोसा कह दिया जाता है। म्यूकोसा में नीचे कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू तथा रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं, और उसके सबसे अंदर की ओर कॉलमनल एपिथेलियम, यानी ये जो यूट्रस है इसके भीतर जो है वो कौन सा एपिथेलियम होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम यहाँ पर उपस्थित होता है। एक सिंगल एपिथेलियम है, लेकिन स्तंभाकार एपिथेलियम यहाँ पर होता है। और अगर हम इनको देखें तो इनको नाम दिए गए हैं। पेरीमीट्रियम, सबसे बाहर का जो नाम है उसे क्या दिया गया है? पेरिटोनियल लेयर को पेरीमीट्रियम कहा गया है। बीच वाली मसल्स की चिकनी पेशियों की परत को कहा गया है मायोमेट्रियम, और सबसे भीतर जो है वो है म्यूकोसा, और म्यूकोसा जो है इसे कहा गया है एंडोमेट्रियम। तो सामान्यतः यदि हम देखें तो मायोमेट्रियम सबसे चौड़ी होती है और यही चौड़ाई का निर्धारण करती है। तो यदि हम यूट्रस से देखें तो यहां से लेकर के यहां फैलोपियन नलिका में भी यही तीनों लेयर जो है वो उपस्थित होंगी, लेकिन पेरिटोनियम तो पहले से ही पतली है, म्यूकोसा भी पतली होगी, बस मस्कुलरिस इसमें थोड़ी और पतली होगी। बाकी यही तीनों परतें यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी, लेकिन एक विशेष अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूट्रस के अंदर जो यहाँ पे लाइनिंग है उसमें यह स्तंभाकार एपिथेलियम होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्तंभाकार एपिथेलियम होगा वह सिलिएटेड होगा। कैसा एपिथेलियम होगा? सिलिएटेड, यानी इसमें सीलिया उपस्थित होंगे जो कि धीरे धीरे अंडाणु को यूट्रस की ओर जो है वो धकेलते रहेंगे इनके चालन के द्वारा। तो यहाँ पर सीलिया उपस्थित होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे जो है अंडाणु यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक जो है वो पहुंच जाता है। अब यहाँ पर अगर इस संरचनाओं में अगर मैं सब में देखें तो मादा जनन तंत्र की संरचनाओं में सभी संरचनाएं, प्रमुख संरचनाएं जो है वो कहाँ पर उपस्थित हैं? उदरीय गुहा में ही उपस्थित है। प्राथमिक हो या अधिकतम द्वितीयक जननांग हो। कुछ द्वितीयक जननांग बाहर की ओर भी जो है वो प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी बाह्य जननांग। तो बाह्य जननांग नरों में हमने अध्ययन किया, जिसे हमने कहते हैं, क्या कहते हैं नरों में? नरों में हम इसे कहते हैं शिशिन या पिनिस। जबकि यदि हम मादा में देखेंगे तो मादा में जो बाह्य जननांग है उसे हम कहेंगे वल्बा। इसे क्या कहेंगे? वल्बा कहते हैं। तो इस भाग में हमने अध्ययन किया मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक तथा द्वितीयक जननांग पाए जाते हैं। प्राथमिक जननांग क्या है? एक जोड़ी अंडाशय है। और द्वितीयक जननांग क्या है? द्वितीयक जननांग है एक यूट्रस है, एक जोड़ी फैलोपियन नलिकाएं हैं और एक वेजाइना है, तथा अन्य कुछ अंग भी हैं जो बाह्य जननांग का भाग होते हैं। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि ये सभी अंग जो है वो देह गुहा की दीवार से, पृष्ठ दीवार की भीतरी भाग से कैसे जुड़े होते हैं? ब्रॉड लिगामेंट द्वारा। ओवरी गर्भाशय से कैसे जुड़ी होती है? ओवेरियन लिगामेंट द्वारा।
ओवरी देह भित्ति के साथ में, या हम कहेंगे बॉडी वॉल के साथ में कैसे जुड़ी है? मीजोवेरियम द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में अध्ययन किया। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग हैं, कौन कौन से? इनफंडिबुलम यानी कीपक, दूसरा एम्पुला उभरा हुआ भाग, और तीसरा इस्थमस। तो एक जोड़ी फैलोपियन नलिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया कि जो कीपक है, कीपक के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम कहेंगे एब्डोमिनल ओस्टियम, और इसके चारों ओर अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जो कि अंडाणु को कलेक्ट करने में, उसका संग्रहण करके इसे फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश दिलाने में सहायता करते हैं। और इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिय। क्या कहेंगे इनको? फिम्ब्रिय। ये चारों तरफ पाए जाएंगे, किसके? मार्जिन के, यानी इसके चारों तरफ जो है कीपक के, कीप के चारों किनारों के ऊपर पाए जाएंगे। इसके बाद हमने अध्ययन किया कि ये जो भाग है इसे हम कहते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय। गर्भाशय के ऊपरी उभरे हुए भाग को फंडस कहेंगे, और अक्सर इसी स्थान पर क्या होता है? इसी स्थान पर अक्सर रोपण होता है। ऊपरी 2/3 भाग को बॉडी ऑफ यूट्रस यानी गर्भाशय की काय कहा जाएगा, लेकिन नीचे वाले 1/3 भाग को ग्रीवा कहा जाएगा यानी सर्विक्स कहा जाएगा। सर्विक्स तथा वेजाइना मिलकर के क्या कहलाएंगे? बर्थ कैनाल कहलाएंगे। तो सर्विक्स के बारे में हमने कहा, सर्विक्स में ढेर सारी म्यूकस ग्रंथियां हैं, लेकिन वेजाइना में म्यूकस ग्रंथियां नहीं है। सर्विक्स की जो कैनाल है इसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। अंदर की ओर किससे खुलेगी? इंटरनल ओएस से। बाहर की ओर किससे खुलेगी? एक्सटर्नल ओएस से खुलेगी। इसके अतिरिक्त हमने कहा कि यदि हम इसकी हिस्टोलॉजी यानी इसकी कोशिकाओं के, इसके ऊतकों का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि गर्भाशय की दीवार की सबसे बाहरी परत को कहेंगे पेरीमेट्रियम, उसके अंदर की परत को मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी पेशियों से बनी है? चिकनी पेशियों से बनी है। क्या वे हमारे नियंत्रण में होती हैं? नहीं, अनिच्छिक पेशियां हैं। और सबसे अंदर है म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे कहा जाएगा एंडोमेट्रियम। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जब मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार की मोटाई में परिवर्तन होता है तो अक्सर एंडोमेट्रियम जो है उसका चौड़ाई बढ़ जाती है और कुछ चौड़ाई मायोमेट्रियम की भी बढ़ती है। लेकिन एंडोमेट्रियम एक ऐसी परत है जो हर बार टूटती है और मासिक स्राव के साथ में जो है वो उसका कुछ भाग बाहर की ओर निकल जाता है और फिर यह पुनः इसका निर्माण होता है। तो इसमें इस भाग में हमने मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। अभी तक हमने मादा जननांगों के बारे में पढ़ा। मादा जननांगों में हमने प्राथमिक तथा द्वितीयक जननांगों की बात की। मादा में प्राथमिक जननांग जो कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं वह उदरीय गुहा में ही उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ द्वितीयक जननांग भी उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं, जैसे कि फैलोपियन नलिका, यूट्रस और वेजाइना का कुछ भाग। बाहर की ओर यह सभी मादा जनन तंत्र के अंतर के अंग जननांगों द्वारा, बाह्य जननांगों द्वारा प्रदर्शित होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वल्वा। तो आज हम पढ़ेंगे मादा के बाह्य जननांगों के बारे में। मादा के बाह्य जननांग, इसमें हम सबसे पहले मोन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल वेस्टिब्यूल तथा क्राइटोरिस इत्यादि के बारे में, इवन पेरिनियम भी इसी का ही भाग है, इसके अंदर आता है। यानी इन सभी अलग अलग संरचनाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? वल्वा, या इसे मादा के बाह्य जननांग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देखेंगे कि आपको ध्यान होगा जब हमने पढ़ा था यूरिनोजेनाइटल साइनस। यूरिनोजेनाइटल साइनस यानी प्रथम भाग में जब हमने पढ़ा था, यह वह स्थान है वहां पे बाह्य जननांग विकसित होते हैं भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्था के दौरान। तो यह ठीक पेल्विक अस्थि, आपने पेल्विक गर्डल की जो अस्थियां होती हैं उसमें पिबिस बोन होती है। दोनों ओर के इनोमिनेट बोन मिलकर के
आगे प्यूबिस बोन के दोनों ओर की मिल करके क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़े हुए होते हैं। तो उसके ठीक आगे का भाग है जिसे हम कहते हैं मोन्स वेनेरिस, या इसे हम मोन्स प्यूबिस भी कहते हैं, यानी जघन शैल इसको हम कहते हैं। यह जघन शैल यह एक भाग है जो ठीक प्यूबिक अस्थि के आगे की ओर है, और मादाओं में यह थोड़ा उभरा हुआ होता है क्योंकि इसके भीतर कुछ एडिपोज टिश्यू जो है वो उपस्थित होते हैं, यानी इसके नीचे वसीय उत्तक होते हैं। वसीय उत्तक के कारण ये भाग थोड़ा उभरा हुआ रहता है, और इस उभरे हुए भाग को कहते हैं मोन्स प्यूबिस या जघन शैल हम इसे कहते हैं। तो यह भाग नरों में उपस्थित नहीं होता है, यानी नरों में यह मोन्स वेनरिस यानी उभार जो है वो अनुपस्थित होगा, लेकिन मादाओं में यह उपस्थित होता है। इसके बाद त्वचा के दो बड़े वलन हैं, यहां से लेकर के यहां तक। ये दोनों बड़े वलन जो है इन्हें कहा जाता है लेबिया मेजोरा। क्या कहेंगे इनको? लेबिया मेजोरा, या इन्हें कहेंगे वृहद भगोष्ठ। दोनों ओर के वृहद भगोष्ठ में यहां हमने लिख रखा है, इसमें रोम यानी हेयर, स्वेट यानी पसीने की ग्रंथियां, तथा सिबिशियस ग्रंथियां यानी तैल ग्रंथियां सभी क्या होंगी? उपस्थित होंगी, प्रेजेंट है। यानी ये दोनों त्वचा के बड़े वलन जो कि बाहर की ओर उपस्थित है, इनमें रोम भी होंगे, पसीने की ग्रंथियां भी होंगी, और साथ में इसमें सिबिशियस यानी तैल ग्रंथियां भी उपस्थित होंगी। साथ में मोन्स वेनेरिस के कुछ भाग को भी क्या ढके रहेंगे? रोम ढके रहेंगे, यानी जिन्हें हम कहेंगे प्यूबिक हेयर। यह प्यूबिक हेयर जो है प्यूबर्टी यानी हम कह सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, या हम कह सकते हैं कि जब जननांग परिपक्व होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस समय यह यहाँ पर एडल्ट फीमेल में पाए जाएंगे। अब इसके अंदर दो त्वचा के और वलन हैं जिन्हें हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, या इन्हें हम कहेंगे लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ बृहद भगोष्ठ के अंदर की ओर पाए जाते हैं, तो ये जो दो फोल्ड हैं इन्हें कहा जाएगा लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ में सबसे विशेष बात क्या है? एक तो हेयर, स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबिशियस ग्लैंड्स आर एब्सेंट, यानी बाहर में जो थे वृहद भगोष्ठ उसमें हेयर थे, पसीने की ग्रंथियां थी तथा तैल ग्रंथियां थी, लेकिन अंदर वाले फोल्ड में लेबिया माइनोरा यानी लघु भगोष्ठ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये जो लघु भगोष्ठ हैं, इनके आगे वाले मिलन के स्थान पर जहां पर ये दोनों भगोष्ठ आपस में मिलते हैं, लघु भगोष्ठ, इनके ऊपर एक छोटी अंगुली समान प्रवर्ध होता है जिसे कहा जाता है क्लाइटोरिस या भगशेफ, इसे हम कहते हैं। क्लाइटोरिस जो है वह पीनिस के यानी शिशिन के जो है वो क्या है? समजात है, यानी होमोलोगस टू पीनिस। जिन उत्तकों का, जिस प्रकार के उत्तकों से शिशिन की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार के उत्तकों से मादा में क्या बनता है? क्लाइटोरिस बनता है। और जैसा कि हमने शिशिन में पढ़ा, शिशिन में कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं जो कि इरेक्टाइल होते हैं, यानी उनका आकार बढ़ सकता है। वैसे ही मादाओं में भी क्लाइटोरिस के अंदर भी दो छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, और उसका भी उत्तेजना के समय आकार बढ़ जाता है। यानी ये हम कहेंगे ये बिल्कुल जो है वो किसके समजात है? ये किसके समजात है? नरों में पाए जाने वाले शिशिन के समजात है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा है। आपको ध्यान होगा नरों में शिशिन मुंड के चारों ओर प्रिप्यूस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्लाइटोरिस के चारों ओर भी एक त्वचा का वलन पाया जाता है, और इसे हम क्लाइटोरल हुड कहते हैं। यह बिल्कुल प्रिप्यूस की तरह ही, जैसे प्रिप्यूस अग्रभाग को, शिशिन मुंड को ढके रहता है चारों ओर से, वैसे यह भगशेफ को, क्लाइटोरल हुड जो है वो क्लाइटोरिस को ढके हुए रहता है। क्लाइटोरिस और शिशिन में एक समानता है, शिशिन में भी बहुत सारी जो है वो क्या होती हैं? नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, और अत्यधिक संवेदनशील स्थान होता है। उसी प्रकार से क्लाइटोरिस भी अत्यधिक संवेदनशील होता है, उसमें भी लगभग 2000 के आसपास नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। अब हम बात करेंगे जो लघु भगोष्ठ है।
लघु उपगोष्ठ के ऊपरी सिरे के ऊपरी भाग पर क्या है? क्लाइटोरिस, जहां पे दोनों जुड़ते हैं उसके आगे क्लाइटोरिस है। और नीचे जहां पे ये जुड़ते हैं वहां पे भी एक त्वचा का वलन है, इसे फोर्चेट कहा जाता है। इस वलन को क्या कहेंगे? फोर्चेट कहा जाता है। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो दोनों लघु उपगोष्ठ के भीतर यहाँ पर जो स्थान है वो थोड़ा गहरा स्थान है, यानी स्लिट लाइक स्थान है। इस गहरे स्थान को कहा जाता है वेजाइनल वेस्टिब्यूल, यानी मूत्रोजनन कोष्ठ या यूरिनोजेनाइटल साइनस भी इसे हम कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमने डॉटेड लाइन के अंदर दर्शा रखा है, ये है वेजाइनल वेस्टिब्यूल या इसे कहेंगे मूत्रोजनन कोष्ठ। इस मूत्रोजनन कोष्ठ के अग्रभाग में एंटीरियर साइड में क्या है? मूत्र द्वार है। मूत्र द्वार जो है आगे वाले भाग में है और पीछे वाले भाग में क्या है? योनि द्वार है। तो मूत्र द्वार और योनि द्वार यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन आपको ध्यान होगा नरों में जब हमने पढ़ा था तो नरों में वीर्य यानी शुक्राणुओं तथा मूत्र दोनों एक ही नलिका से होते हुए बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। दो अलग अलग द्वार हैं, एक है मूत्र द्वार जो आगे की ओर है और पीछे की ओर क्या है? योनि द्वार है। अब मूत्र द्वार से, मूत्र और योनि द्वार से जो है वो जनन अंग या हम कह सकते हैं यही बर्थ कैनाल का भी भाग, जनन नाल का भी भाग बनाता है। इसके दोनों ओर, योनि द्वार के दोनों ओर जो है बार्थोलिन छिद्र यानी बार्थोलिन ग्रंथियों के छिद्र जो है वो उपस्थित होते हैं और यह क्षारीय द्रव्य जो है उत्पादित करते हैं। इस समय जब उत्तेजना होती है, जब स्त्री में उत्तेजना होती है, मादाओं में उत्तेजना होती है, तो क्षारीय द्रव्य जो है वो बार्थोलिन छिद्र से निकलेगा और वह स्नेहन का कार्य करेगा और साथ में वह क्या करेगा? वेजाइना की जो एसिडिटी है यानी जो उसकी अम्लीयता है उसको भी नष्ट करेगा। क्योंकि वेजाइना में, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, वेजाइना में एक विशेष प्रकार के सिम्बायोटिक जो है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करते हैं वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। उसका क्या कारण है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो उस एसिड को, अम्ल को जो है ये क्या कर देता है? ये न्यूट्रल कर देता है, यानी उसको क्षारीय बना देता है और स्नेहन का कार्य भी करता है। तो स्नेहन के लिए हमने पढ़ा था काउपर्स ग्रंथि भी, लेकिन काउपर ग्रंथि का रोल मैथुन के समय स्नेहन में बहुत ही कम होता है, क्योंकि काउपर ग्रंथि का द्रव्य बहुत ही कम निकलता है, जबकि बार्थोलिन ग्रंथि का जो द्रव्य है वो ज्यादा होता है। बार्थोलिन ग्रंथि का ही दूसरा नाम जो है वो है लार्जर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी इनको कहते हैं, यानी वेस्टिब्यूल में पाई जाती है तो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। उसी प्रकार से मूत्र द्वार के दोनों ओर भी जो है वो ग्लैंड्स ऑफ स्किन पाई जाती हैं, जो कि एक चिकनाई युक्त द्रव्य का श्रवण करती हैं। तो ये जो वेजाइनल वेस्टिब्यूल है इसी के अंदर दोनों द्वार खुलेंगे, मूत्र द्वार भी इसी में खुलेगा और योनि द्वार भी इसी में आकर के खुलेगा। अब यहाँ पर ये दोनों जो है बृहद जो हमारे पास भगोष्ठ है, इनके और एनस यानी मल द्वार के बीच का जो स्थान होता है इसे कहा जाता है पेरिनियम। और पेरिनियम भी मादा के बाह्य जननांग का ही भाग है। यानी वल्वा में यदि हम गिनेंगे तो वल्वा में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले मोन्स वेनिविस, उसके बाद लेबिया मेजोरा, उसके बाद क्या आ जाएगा? लेबिया माइनोरा, उसके बाद आ जाएगा वेजाइनल वेस्टिब्यूल, उसके बाद आ जाएगा क्लाइटोरिस और पेरिनियम इत्यादि। इन सभी को हम क्या कहते हैं? मादा के बाह्य जननांग कहते हैं। अब हम आगे चलें। अब हम बात करेंगे हाइमन यानी योनि छद्म के बारे में। यहाँ पर हमने हाइमन या योनि छद्म के बारे में चर्चा नहीं की है। तो हाइमन ये हमने अलग से दर्शा रखा है। मान लें यह वेजाइना है और यह वेजाइनल ओपनिंग है, यानी यह द्वार जो है वो क्या है? योनि द्वार है। यह योनि द्वार है। तो योनि द्वार कहाँ आकर के खुलता है? वेजाइनल वेस्टिब्यूल के अंदर खुलता है। इस योनि द्वार के चारों ओर एक आधी मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, बीच में से स्थान होता है,
चारों तरफ जो है एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन की परत होती है और इसे ही हम कहते हैं हाइमन या योनि छद्म। तो यह मादाओं में पाई जाती है, लेकिन अक्सर मैथुन के समय या संभोग के समय यह टूट जाती है, यानी यह नष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। अक्सर क्या होता है, कुछ ऐसी साहसिक गतिविधियों से या साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से या किसी दुर्घटनावश या गिरने से या मेडिकेशन के लिए, दवा लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टेम्पून इत्यादि से यह क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो योनि छद्म जो है वह योनि द्वार के बाहर जो है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन की परत है और इसे कौमारे यानी वर्जिनिटी यानी किसी प्रकार का यौन अनुभव का न होना या यौन अनुभवों के होने का सूचक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं है, जरूरी नहीं है कि यह जो है संभोग के समय ही टूट जाए। ये पहले भी टूट सकती है, या जैसे हाइकिंग यानी जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, ट्री पे चढ़ना या घुड़सवारी जैसी या किसी प्रकार के गिरने या अन्य प्रकार की गतिविधियों से भी यह टूट सकती है। तो आज हमने पढ़ा मादा के बाह्य जननांग के बारे में। मादा के बाह्य जननांग को हम वल्वा भी कहते हैं। वल्वा में सभी चीजें ये जो यहाँ पे दिख रही हैं, ये वल्वा का भाग है। वल्वा में सबसे पहले मोन वेनरिस या उभरा हुआ भाग है, जो कि प्यूबिक अस्थि के ठीक सामने जो है वो पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके नीचे जो है वो एडिपोज टिश्यू यानी वसीय उत्तक की परत यहाँ पर होती है। साथ में इसके ऊपर प्यूबिक हेयर या रोम भी पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये केवल वयस्क स्त्री में पाए जाएंगे, अवयस्क में नहीं पाए जाएंगे। इसके बाद लेबिया मेजोरा बाहरी 2 वलन, लेबिया माइनोरा भीतरी 2 वलन। तो लेबिया मेजोरा बड़े हैं, माइनोरा छोटे हैं, नाम से ही पता चलता है, बृहद और लघु। बाहर में हेयर स्वेट ग्लैंड तथा सीबेशियस ग्लैंड उपस्थित है, अंदर अनुपस्थित हैं। इसके बाद दोनों लघु भगोष्ठों के बीच में जो एक दरार रूपी जो है वो स्थान है, उसे हम कहते हैं वजाइनल वेस्टिब्यूल या मूत्रोजनन कोष्ठ। उसी वेस्टिब्यूल के अग्रभाग में क्या खुलेगा, मूत्र द्वार। पश्च भाग में क्या खुलेगा, योनि द्वार। योनि द्वार के चारों ओर बार्थोलिन ग्रंथियां कौन सा द्रव्य, क्षारीय द्रव्य जो है वो स्रावित करेंगी। उसी प्रकार से मूत्र द्वार के चारों ओर ग्लैंड्स ऑफ स्किन जो कि एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो स्रावित करेंगी। दोनों लघु भगोष्ठों के ऊपरी मिलन स्थान पर उपस्थित है क्लाइटोरिस, जिसे भक्षेप भी कहते हैं। और क्लाइटोरिस जो है वो किसके समजात है, वह शिशन के समजात है, नरों में जो होता है। और क्लाइटोरिस के ऊपर क्या है, क्लाइटोरल हुड एक त्वचा का वलन पाया जाता है। लघु भगोष्ठ के पिछले मिलन स्थान पर क्या उपस्थित है, फोर्चेट उपस्थित है। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो एनस और दोनों बृहद भगोष्ठ के बीच के स्थान को कहेंगे पेरिनियम, यानी गुदा द्वार तथा अन्य जो बाह्य जननांग हैं उनके बीच के स्थान को कहेंगे पेरिनियम। और पेरिनियम भी वल्वा का ही भाग है। उसके बाद हमने पढ़ा हाइमन के बारे में। हाइमन यानी योनि छद्म, वो योनि द्वार के चारों ओर एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन की झालर है, जो कि किसी साहसिक गतिविधियों से, साइकिल चलाने से या हाइकिंग इत्यादि से, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने से या गिरने इत्यादि से टूट सकती है। यानी इसे कौमार्य अथवा यौन अनुभवों का सूचक नहीं माना जा सकता है।